हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको कराएंगे परिवर्तनशील अनुपात का नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस कराने से पहले हम आपको अवगत कराएंगे कि उत्पादन फलन क्या है। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था कि प्रोडक्शन फंक्शंस क्या है या उत्पादन फलन क्या है। हमने आपको बताया कि उत्पादन के भौतिक कारकों और उत्पादन की भौतिक मात्रा के बीच में जो फलनात्मक संबंध है उसे ही उत्पादन फलन कहते हैं। अब सवाल उठता है कि कोई भी उत्पादक उत्पादन की मात्रा को कैसे बढ़ाए। दो तरीके हैं हमारे पास उत्पादन को बढ़ाने के। पहला है एक कारक में परिवर्तन करके बाकी उत्पादन के कारकों को शिथिल रख करके, इसे हम कारक के प्रतिफल कहेंगे, क्योंकि उस एक कारक की वजह से परिवर्तन होगा, इसीलिए इसे हम कारक के प्रतिफल कहेंगे। और दूसरा तरीका हमारे पास है सभी कारकों में समान अनुपात में परिवर्तन करके, इसे हम पैमाने के प्रतिफल कहेंगे। और पैमाने के प्रतिफल में पूरा पैमाना ही चेंज हो जाता है। तो आज हम आपको कराएंगे कारक के प्रतिफल। जो उत्पादन के जो नियम है उनमें पहला नियम है कारक के प्रतिफल, रिटर्न्स टू ए फैक्टर। जो हमारे परंपरावादी अर्थशास्त्री थे तो उन्होंने क्या कहा कि एक कारक की मात्रा को बढ़ाने से बाकी कारकों की मात्रा को शिथिल रखने से पहले बढ़ते अनुपात में, फिर समान अनुपात में और फिर घटते अनुपात में उत्पादन होता है। लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इसे एक नाम दे दिया, परिवर्ती अनुपात का नियम या घटते बढ़ते अनुपात का नियम। अब हम आपको बताएंगे कि घटते बढ़ते अनुपात का नियम क्या है। जब किसी एक कारक की जो परिवर्तनशील कारक है उसकी मात्रा को बढ़ाया जाता है और बाकी साधनों को शिथिल रखा जाता है तो कुल उत्पादन पहले बढ़ती दर से बढ़ता है और फिर समान दर से बढ़ता है और फिर घटती दर से बढ़ने लग जाता है। लेकिन जो समान जो दर से उत्पादन बढ़ता है वो इतनी कम मात्रा में बढ़ता है, इतना कम उसका पोर्शन दिखाई देता है कि आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने उसको नकार ही दिया। इसलिए हम आपको ये जो समझाएंगे परिवर्ती अनुपात का नियम, इसको तालिका और रेखा चित्र से समझाएंगे। लेकिन इससे पहले हम बताएंगे कि ये नियम कब लागू होता है। तो कुछ मान्यताएं या कुछ अजम्पशंस हमें मानकर चलनी पड़ती है। तो पहली जो अजम्पशंस है वो हमारे पास क्या है कि प्रोडक्शन फंक्शंस शिथिल अनुपात प्रकार का नहीं है, यानी कि उत्पादन के जो कारक हैं उनका जो अनुपात है वो शिथिल नहीं है बल्कि परिवर्तनशील अनुपात का है। क्योंकि एक कारक में परिवर्तन होने से अनुपात बदल जाता है, इसलिए वो परिवर्तनशील अनुपात प्रकार का है। दूसरी मान्यता है कि जो भी कारक है, जो परिवर्तनशील कारक है वो समरूप है, उसकी प्रत्येक इकाई समान रूप से कुशल है। तीसरी मान्यता हमारी है कुछ कारक शिथिल हैं और कुछ कारक परिवर्तनशील हैं। और चौथी मान्यता है, ये हम मानकर चलते हैं कि उत्पादन की जो टेक्निक है, जो टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो अभी ये जो मान्यताएं हैं इसे हम एक तालिका, यानी कि जो ये हमारा प्रतिफल का नियम है, घटते बढ़ते अनुपात का नियम है, इसे हम एक तालिका से और एक रेखा चित्र के द्वारा आपको समझाएंगे। देखिएगा, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि भूमि एक शिथिल साधन है। हमने यहाँ पर लैंड ली है और ये एक शिथिल साधन है, इसकी एक इकाई ली है और इसके साथ जो श्रमिक हैं
यहाँ पर हमने श्रम की इकाइयां ली है और फिर हमने लिया है कुल उत्पादन, और यहाँ पर सीमांत उत्पादन, और ये है औसत उत्पादन। जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन, यहाँ पर श्रम है, इसकी मात्रा को बढ़ाया जाता है। जैसे हमने एक भूमि और एक श्रम, कुल उत्पादन हुआ 2 और सीमांत उत्पादन भी 2 है, क्योंकि जब जीरो भूमि की इकाई थी, जीरो श्रम की इकाई थी, तो उत्पादन भी 0 था। तो 2 में से 0 गया तो यहाँ पर एमपी भी 2 आ गया। इसी प्रकार से एपी क्या है, जब टीपी को इकाइयों से, श्रम की इकाइयों से भाग देंगे तो एपी यानी कि औसत उत्पादन आ जाता है। अब जैसे जैसे भूमि की इकाई समान रहती है लेकिन श्रमिकों की इकाई बढ़ाई जाती है, तो कुल उत्पादन पहले बढ़ती दर से बढ़ता है। जैसे देखिएगा, पहले 2 है, फिर 5 है और फिर 9 है, यानी कि बढ़ती दर से उत्पादन बढ़ता है। इसके बाद घटती दर से उत्पादन बढ़ता है और उच्चतम यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाता है, और इसके बाद कुल उत्पादन घटना शुरू हो जाता है। और यहाँ देखिएगा, सीमांत उत्पादन पहले बढ़ रहा है और उसके बाद घट रहा है और यहाँ पर शून्य हो जाता है। जब कुल उत्पादन अधिकतम है तो सीमांत उत्पादन यहाँ पर शून्य हो जाता है और फिर ऋणात्मक हो रहा है। इसी प्रकार से औसत उत्पादन की पहले बढ़ रहा है, यहाँ पर हाईएस्ट हो जाता है और इसके बाद घटना शुरू हो जाता है और घटता रहता है। औसत उत्पादन कभी भी 0 या ऋणात्मक नहीं होता है। अब हम बात करेंगे, इसको रेखा चित्र की सहायता से बताएंगे कि जो कुल उत्पादन है, सीमांत उत्पादन है और औसत उत्पादन है, इसको रेखा चित्र से हम कैसे दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, यहाँ पर हम वेरिएबल फैक्टर्स लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे टीपी, एपी और एमपी। यहाँ पर कुल उत्पादन को दर्शाएंगे। तो सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि डायग्राम कैसे बनाना है। जैसे ये देखिएगा, ये हमने टीपी बनाया है और यहाँ पर टीपी हाईएस्ट है। डायग्राम बनाने से पहले हम एमपी का कट लगाएंगे। यहाँ पर टीपी, जहां पर टीपी हाईएस्ट है वहां पर ये एमपी का इस प्रकार से हम कट लगाएंगे। ये यहाँ पर हमने ऐसे कट लगाया। इसके बाद हम क्या करेंगे, एपी को क्या करेंगे कि यहाँ से कट लगाएंगे। कभी भी एपी इसके बाद, जहां पर ये दोनों बराबर हैं, ये एपी है, तो अब हम क्या करेंगे कि एपी को ऐसे दिखाएंगे और एपी को हमने ऐसे दिखाया और एमपी जो है वो बढ़ती दर से बढ़ता है, लेकिन यहाँ से फिर घटना शुरू हो जाता है, यहाँ से फिर घटना शुरू हो जाता है। तो एपी जो है यहाँ पर हाईएस्ट होता है। यहाँ पर हमने देखा कि ये एपी है और ये एमपी है और ये है टीपी, लेकिन यहाँ पर एफ पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये एफ पॉइंट है। इसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या मोड़ बिंदु कहते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यहाँ पर है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यहाँ पर है, मोड़ बिंदु के नाम से है। क्यों? ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहाँ होता है? जहां पर सीमांत उत्पादन अधिकतम होता है। इसके बाद सीमांत उत्पादन घटना शुरू हो जाता है, लेकिन औसत उत्पादन फिर भी बढ़ रहा होता है। लेकिन औसत उत्पादन यहाँ जाकर अधिकतम हो जाता है और इसके बाद ये घटना शुरू हो जाता है और सीमांत उत्पादन भी घटना शुरू हो जाता है। अब यहाँ से दूसरी अवस्था शुरू हो जाती है उत्पादन की, ये है दूसरी अवस्था। यहाँ से दूसरी अवस्था शुरू हो जाती है। अब ये देखिएगा, यहाँ से हम दूसरी अवस्था की बात करेंगे। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये दूसरी अवस्था है, ये सेकंड स्टेज है, उत्पादन की दूसरी अवस्था है और ये है थर्ड स्टेज और ये है फर्स्ट स्टेज। तो अब
यहाँ पर हमने देखा ये पहली अवस्था है जिसमें दोनों ही, यहाँ पर सीमांत उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है, सीमांत उत्पादन बढ़ता है और कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है। इसके बाद कुल उत्पादन समान दर से बढ़ता है और फिर घटती दर से बढ़ना शुरू हो जाता है, और यहाँ पर सीमांत उत्पादन गिरना शुरू हो जाता है लेकिन औसत उत्पादन बढ़ता रहता है, और औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन जहाँ एक दूसरे को काटते हैं, यहाँ से दूसरी अवस्था शुरू हो जाती है। अब दूसरी अवस्था कौन सी है? जहाँ पर कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ता है और कुल उत्पादन हाईएस्ट यानी कि अधिकतम हो जाता है, और जहां पर सीमांत उत्पादन शून्य यानी कि जीरो हो जाता है। और ये देखिएगा कोई भी उत्पादक, अब हम यहाँ सवाल ये उठता है कि कभी भी दूसरी अवस्था के अंदर सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन दोनों धनात्मक रहते हैं, और कोई भी उत्पादक कहाँ पर उत्पादन करना पसंद करेगा? देखिए कोई भी उत्पादक हमेशा दूसरी अवस्था में उत्पादन करना पसंद करेगा, क्योंकि कभी भी वो तीसरी में तो करेगा ही नहीं, क्योंकि तीसरी अवस्था में कुल उत्पादन घटना शुरू हो जाता है, हाईएस्ट के बाद अधिकतम के बाद घटना शुरू हो जाता है, और औसत उत्पादन भी घटता है और सीमांत उत्पादन नेगेटिव हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। तो ये तीसरी जो अवस्था है, तो बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने इसको इकोनॉमिक एब्सर्डिटी यानी कि आर्थिक मूर्खता की अवस्था कहा है, या इकोनॉमिक नॉनसेंस की स्टेजेस कहा है। तो ये देखिएगा कि ये जो अवस्था है, पहली अवस्था और तीसरी अवस्था में कोई भी उत्पादक उत्पादन करना पसंद नहीं करेगा, खासकर तीसरी में तो बिल्कुल भी नहीं, और पहली अवस्था के बाद वो अपना उत्पादन कंटिन्यू करेगा, यानी कि और ज्यादा श्रमिकों को बढ़ाता चला जाएगा, और हमेशा दूसरी अवस्था के अंत तक जहाँ पर कुल उत्पादन अधिकतम है, सीमांत उत्पादन शून्य है, यहाँ से यहाँ तक यानी कि एन से एम के बीच में उत्पादन करना पसंद करेगा। देखिए यहाँ पर हमने पहले भी बताया था कि सीमांत उत्पादन धनात्मक, जीरो और ऋणात्मक तीनों हो सकता है, लेकिन औसत उत्पादन हमेशा धनात्मक रहेगा। और ये देखिएगा ये कभी भी इस एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, ये एपी है, ये हमेशा धनात्मक रहेगा। तो इस प्रकार से हमें ये डायग्राम बनाना है। तो ये तो था हमारा परिवर्ती अनुपात का नियम या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। तो थैंक यू।